हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं कि 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो था दोस्तों 2024-25 वाला जारी किया गया था। 2024-25 चूंकि यहाँ पर क्या है, सामाजिक विज्ञान ये हमारा क्लास 7 के लिए क्लास 7 हो गया। इसमें से सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा आता है इतिहास। आइए मैं पहले आपको दिखाई देता हूँ। ये जो वर्ष 2024-25 वाला है, यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 जिसका नाम यहाँ पर देख सकते हैं आप गौर करके, जिसका नाम कि राजा और उनके राज। इसका संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो आप सब देख रहे हैं, ये हमारा हो गया अध्याय 2 जिसका नाम है राजा और उनके राज। ये बिल्कुल बिल्कुल न्यू बुक, ये बिल्कुल न्यू किताब है दोस्तों, जिसका मैंने यहाँ पर पीडीएफ बनाया, यहाँ पर बताने में आसानी होता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग शुरू करते हैं मेरे साथ। हो जाइए अब तैयार अपने बुक में नोट करने के लिए। प्रश्न 1, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान के मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन कि उदयपुर या फिर तंजावुर और गगई। यहाँ पर कहा है कि गगई गगई कोडचुलपुरम या फिर मदुरई या फिर कांचीपुरम। यहाँ पर हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसी में आपको टिक लगा लेना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में देखिए कहा है कि क्या है, चोल काल में नारू कहा जाता था किसे। गांवों का समूह, जमींदारों का समूह, किसानों का समूह या फिर नगरों का समूह। तो ये हो गया दोस्तों हमारा गांवों का समूह को हम लोग कहते थे चोल काल में नारू कहा जाता था। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है जरा देखिए। कहा है कि गंगा गंगा घाटी में गुजर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालम वंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे। आपस में लड़ते रहे किसके लिए दोस्तों, यहाँ पर एक कलिंग के लिए या फिर पहाड़पुर, इंद्रप्रस्थ या फिर कन्नौज। तो ये हो जाए दोस्तों ना कन्नौज। कन्नौज नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे थे, ठीक है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। इसी में आपको टिक लगा लेना है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में कहा है कि 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था। किसका उपयोग। ऑप्शन में है मिट्टी का या फिर रेत का, पेड़ों का या फिर हौज का। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये जो हौज जो है ना, इसी का उपयोग किया जाता था। इसी का उपयोग 9वीं शताब्दी में नदी की शाखाओं का पानी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है कि नीचे, दोस्तों यहाँ पर कहा है कि नीचे दिए गए चित्र, यहाँ पर देखिए आपके बुक में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, तो का अवलोकन कीजिए। यह कृति किस राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल या फिर गुजर प्रतिहार। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा राष्ट्रकूट राजवंश से ये क्या हमारा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से देखिए पहला प्रश्न इसका कहा गया है ऑप्शन ए नंबर कि धनी किसानों को केंद्रीय केंद्रीय चोल सरकार की देख रेख में, यहाँ पर आप सबको भरना है दोस्तों लारू। क्या बना है, लारू के काम काज में नियंत्रण हासिल था। ऐसा सबसे शक्तिशाली चोल शासक, यहाँ पर आप सबको भरना है राज प्रथम को माना जाता था। किसे दोस्तों, ये राज प्रथम को माना जाता था। ऑप्शन यहाँ पे फिर देखिए सी नंबर में कहा है कि चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं, नगरम कहते हैं। क्या चीज दोस्तों, तो नगरम कहते थे। नंबर 4 में कहा है कि तमिलनाडु में, यहाँ पर दोस्तों आप सबको भरना है चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। क्या होता है दोस्तों, विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। आइए आइए ये डी नंबर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर फिर कहा गया कि नौवीं नौवीं शताब्दी के मध्य में
मध्य में विजयालय विजयालय ने तंजावुर शहर और निशंभु सूदिनी का निशंभु सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया था। कौन? ये हो गया 9वीं शताब्दी में बनाया था विजयालय में। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, सातवीं कहा है दोस्तों यहाँ पर कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी? क्या किन्हें मान्यता? तो लिखना आप सबको कि 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा यानी सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। यहाँ पर हमसे फिर पूछा गया है कि चौहान कहा गया दोस्तों यहाँ पर कि चौहान शासकों का राज विस्तार किन किन क्षेत्रों में हुआ था? तो उत्तर में लिखना है कि चौहान शासकों का राज विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा था। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में कहा है कि चोल मंदिर जो था दोस्तों क्या के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट जिसको हम कहते हैं प्रमुख क्या था? आखिरकार इसमें दोस्तों हमारा प्रमुख क्या था? तो इसके बारे में आप सबको लिखना है। दोस्तों कि चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रमुख था। कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम चोली कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। प्रतिमाओं में यह जो था दोस्तों वो क्या था? गिनी जाती थी। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है जरा आप सब देखिए। कल्हन दोस्तों यहाँ पर कल्हन द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया? कौन कौन सा स्रोत है? तो आइए इसका उत्तर में लिखिएगा आप सब कि कल्हन द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया गया। बस दोस्तों यही आपको अच्छी प्रकार से नोट करिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी? तो इसका उत्तर में आप सब लिखिए कि चोल शासन में सभा की सदस्यता अब सही है। सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से लेकर के दोस्तों 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता यह था दोस्तों कहा है कि चोल शासन सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हता थी। तो वही था दोस्तों जो मैं आपको अभी बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान से और अच्छी तरह से इसे नोट करिए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए और प्रश्न क्रमांक जो ये 12 जो था इसमें कहा है कि उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार
समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था? कौन सा तरीका था जो कि उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार। और इसके पहले क्या था दोस्तों, यहाँ पर कहा गया था कि चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए, ये दोनों लिखिए, थोड़ा सा कॉमन आपको इसका उत्तर मिलेगा। तो आप सबको लिखना है कि उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति का चयन का तरीका, पहला, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। फिर दूसरा आप सब लिखिएगा, दूसरा तरीका कि उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनके पास अपना घर। तीसरा आप सब लिखिएगा कि उनकी उनकी उम्र 35 से लेकर के 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। फिर 5वां पॉइंट लिखना है कि उन्हें उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसकी? तो प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी। तो यही दोस्तों आपको ये पाँचों पॉइंट आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है? इसमें से पूछा गया हमसे दोस्तों, क्या है कि चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताएं लिखिए। मूर्तिकला की विशेषता। चलिए, इसका उत्तर में आप सबको लिखना है कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। ठीक है, तो है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर है। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे कहा है कि चालुक्य, दोस्तों यहाँ पर कहा है चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। अनुष्ठान का विवरण, यानी ये दोनों राजा जो था दोस्तों, ये दोनों के बीच में विवरण। तो लिखना है कि 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसे उसे हराया और हिरण हिरण गर्भ यानी सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। बस इसका उत्तर यह पूरा आप नोट करिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर ये हमारा हो गया। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 15 की ओर देखते हैं। आइए, यहाँ पर सबसे पहले कहा है कि चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी उनके समय में। तो आप इस प्रकार से लिखना है कि चोलों की कई उपलब्धियां कृषि एवं सिंचाई की व्यवस्था में थी, जैसे कि वह डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। मतलब वो कृषि के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 16 में हमसे कहा है कि चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। आखिरकार उनके प्रमुख विशेषता क्या है वो अब बताना है। तो चलिए, सबसे पहले लिखना है कि चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता, इसमें से पहला विशेषता आपको लिखना है कि चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था में किसानों की बस्तियां ऊर कहलाती थी। क्या थी? किसानों की जो बस्तियां थी उसे हम लोग ऊर कहलाती थी। गांव की बस्तियों के समूह को नारू कहा जाता था। नारू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नारू न्याय करने और कर कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे।
इसी के तहत आपको ये चौथा पॉइंट में लिखना है कि सिंचाई, सिंचाई के काम-काज बाग-बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देख-रेख के लिए सभा में सभा में विभिन्न समितियाँ समितियाँ होती थी। इसी तरह से आपको 5वां पॉइंट में लिखना है कि धनी धनी भू भूमि स्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में अरैयार जैसी उपाधियाँ दी। तो दोस्तों वही कुछ 5 पॉइंट है जो कि आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये 4 पॉइंट और ऊपर में देखिए कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तो यही सब आपको नोट करना है। तो दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो आगे की ओर अब क्या देखेंगे, ये इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर यहीं पर ये समाप्त हो गया है। तो चलिए अब हम लोग अगले अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी क्लास 7 का और विषय मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।